क्या सरकार अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या अब सेना में सिर्फ 25% नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अग्निवीर परमानेंट किए जा सकते हैं? यह सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि अग्निपथ योजना का पहला बैच अब अपनी 4 साल की सेवा पूरा करने वाला है। यानी 2022 में जिस योजना पर सिर्फ बहस हो रही थी, अब पहला असली इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं द बजर बट्टू शो। सबसे पहले समझते हैं कि खबर क्या है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तीनों सेनाओं के भीतर एक इंटरनल रिव्यू चल रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि क्या 25% रिटेंशन की जो मौजूदा सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। चर्चा है कि नेवी लगभग 75% अग्निवीरों को रिटेन करने के पक्ष में है, जबकि आर्मी और एयरफोर्स करीब 50% तक रिटेंशन करना चाहती है। हालांकि यहां एक बात साफ कर दे कि अभी तक सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। फिलहाल के लिए 25% वाला नियम ही लागू है। अब सवाल है कि आखिर यह बदलाव सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। दरअसल आज की सेना पहले जैसी नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ हथियार चलाना ही काफी नहीं होता है। ड्रोन, सर्विलेंस सिस्टम, साइबर टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स प्लेटफॉर्म और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी तकनीकों पर काम करने के लिए लंबी और महंगी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर कोई अग्निवीर 4 साल तक इन सिस्टम पर काम कर चुका है तो वो सिर्फ एक जवान नहीं है बल्कि एक ट्रेन रिसोर्स बन जाता है। ऐसे लोगों को बाहर करके हर बार नए रिक्रूट्स को शुरुआत से तैयार करना समय भी लेता है और कहीं ना कहीं खर्च भी बढ़ता है। यही वजह है कि आर्म फोर्सेस के भीतर रिटेंशन बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पर अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई थी। इसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए की जा रही थी। ट्रेनिंग और एक्टिव सर्विसेज के बाद हर बैच के अधिकतम 25 अग्निवीरों को रेगुलर सर्विस में रखा जाना था। बाकी अग्निवीरों को सर्विस फंड, स्किल सर्टिफिकेट या फिर भविष्य के कुछ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। सरकार का तर्क था कि इससे सेना की जो एवरेज एज है वो कम हो जाएगी, पेंशन का बोझ घटेगा, बचा हुआ पैसा आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जा सकता है। इसीलिए इसे भारत के सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म में से एक बताया गया था। लेकिन योजना की घोषणा के साथ ही देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि 4 साल के बाद इन 75% युवाओं का क्या होगा। अब सेना की नौकरी भारत में सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान, स्थिर आय, परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में लाखों युवाओं के मन में अपने भविष्य को लेकर के असमंजस पैदा हुआ था। सरकार ने उस समय कहा था कि बाहर आने वाले अग्निवीरों को सीएफपीएफ, असम राइफल और कई राज्य सरकारों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन असली सवाल था इसको लागू करने का। क्या इतनी बड़ी संख्या में निकाले गए युवाओं के लिए वास्तव में पर्याप्त नौकरी होगी? यही सवाल आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर रिटेंशन बढ़ता है तो इसका सेना को क्या फायदा होगा। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा होगा एक्सपीरियंस का। एक ट्रेन सैनिक को तैयार करने में सालों की मेहनत लगती है, खास करके नेवी और एयरफोर्स जैसे टेक्निकल सर्विसेज में। यहाँ प्रक्रिया और भी जटिल होती है और अगर हर 4 साल के बाद बड़ी संख्या में ट्रेन मैन पावर बाहर चली जाएगी तो एक्सपीरियंस गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। बॉर्डर डेवलपमेंट हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसे समय में अनुभवी जवानों की अहमियत सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। लेकिन रिटेंशन बढ़ने के अपने फायदे जितने हैं उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। सबसे पहले चुनौती है आर्थिक। अग्निपथ योजना लाने के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य था कि सैलरी और पेंशन बर्डन को कम किया जाए। अगर आज 25% की जगह 50% या फिर 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाता है तो आने वाले सालों में वेतन, भत्ते, पेंशन का खर्च भी बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठेगा कि क्या योजना अपने मूल उद्देश्य से दूर चली गई है। दूसरी चुनौती है पॉलिसी स्ट्रक्चर का। अगर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग रिटेंशन का परसेंटेज तय किया जाता है तो क्या यह व्यवस्था लंबे समय तक व्यवहारिक होगी या फिर सभी सेनाओं के लिए एक समान नीति बनानी पड़ेगी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। अगर ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाता है तो यह साफ होना जरूरी है कि चयन किस आधार पर किया गया है। परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, मेडिकल फिटनेस, टेक्निकल स्किल या फिर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। मान लीजिए रिटेंशन बढ़ के 50% भी हो जाता है, तब भी आधे अग्निवीर सेना से बाहर जाएंगे। यानी असली चुनौती सिर्फ सेना के भीतर नहीं बल्कि सेना के बाहर भी है। सरकार को यह कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना होगा कि एक्स अग्निवीर के लिए जो सिविलियन जॉब है उसका मजबूत रास्ता तैयार हो। पुलिस, पार्लियामेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट
लॉजिस्टिक, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी, इस क्षेत्रों में वास्तविक अवसर बनाने चाहिए। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। स्किल मैपिंग, प्लेसमेंट सपोर्ट और पर्याप्त वैकेंसी इस योजना को सफल कर सकती है। फिलहाल स्थिति क्या है? पहला अग्निवीर बैच अब अपनी सेवा पूरी करने के करीब है। अभी तक आधिकारिक नियम यही है कि अधिकतम 25% अग्निवीर ही परमानेंट किए जा सकते हैं। हालांकि विभिन्न रिपोर्ट्स के हिसाब से तीनों सेनाएं इन सीमा को बढ़ाने का सुझाव दे रही है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को लेना है। जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है, तब तक किसी भी बदलाव को लागू माना जाना गलत होगा। आने वाले समय में सरकार को 3 बड़े सवालों का जवाब देना होगा। पहला, क्या सभी सेनाओं के लिए रिटेंशन परसेंटेज एक जैसा होगा या फिर अलग अलग होगा? दूसरा, अगर नियम बदलता है तो क्या यह सिर्फ पहले बैच पर लागू होगा या फ्यूचर में भी सभी बैचेस पर यही लागू होगा? और तीसरा, जो अग्निवीर परमानेंट नहीं हो पाएंगे उनके लिए रोजगार और करियर का भरोसेमंद रास्ता क्या होगा? यही 3 सवाल तय करेंगे कि अग्निपथ योजना आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्निपथ योजना अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2022 में इसे एक बड़े मिलिट्री रिफॉर्म की तरह पेश किया गया था। अब 2026 में पहली बार इसकी ग्राउंड रियलिटी सामने आने वाली है। और अगर सरकार रिटेंशन बढ़ाती है तो इससे सेना को ट्रेन मैन पावर मिलेगी और हजारों युवाओं को राहत मिलेगा। लेकिन इसके साथ सरकार को आर्थिक बोझ, पॉलिसी बैलेंस और एग्जिट अपॉर्चुनिटी जैसे मुद्दों का भी समाधान करना होगा। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। हजारों पंजाबी सैनिकों को 100 साल के बाद मिली पहचान। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा देने वाले करीब 9,909 पंजाबी सैनिकों के नाम अब पहली बार आधिकारिक वॉर डेड रिकॉर्ड में जोड़े जाएंगे। यह काम कॉमनवेल्थ वॉर ग्रीवेंस कमेटी यानी कि CWGC कर रहा है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉमेमोरेशन रिकॉर्ड का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। ये वो सैनिक थे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी मृत्यु को उस तरह से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली जैसी दूसरी सैनिकों को मिली थी। वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय उपमहाद्वीप से लगभग 14 लाख सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में सेवाएं दी थी। इनमें आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इलाके भी शामिल थे। उस समय पंजाब भर्ती का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट होता था। बाद में लाहौर म्यूजियम में रखे पुराने हैंडराइटिंग रिकॉर्ड्स, कई वर्षों के रिसर्च के आधार पर हजारों ऐसे नाम सामने आए हैं जो आधिकारिक सूची से गायब थे। इन्हीं दस्तावेजों की मदद से अब इन सैनिकों की पहचान की जा रही है। यह सिर्फ रिकॉर्ड सुधारने का मामला नहीं है, बल्कि इतिहास की एक बड़ी गलती को ठीक करने की कोशिश भी है। BBC की रिपोर्ट के हिसाब से इन सैनिकों में लगभग 25% सिख, 25% हिंदू और करीब 40% मुसलमान थे। यानी ये सम्मान किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक साझा विरासत का हिस्सा है। इस फैसले का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन परिवारों के लिए है जिनके पूर्वजों ने युद्ध में सेवा दी, लेकिन जिनका नाम इतिहास के आधिकारिक पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। अब उनकी कुर्बानी को वो सम्मान मिल रहा है जिसका वो एक सदी से इंतजार कर रहे थे। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ बड़े सेनापतियों या फिर मशहूर लड़ाइयों की कहानी नहीं है। असली इतिहास उन हजारों साधारण सैनिकों से बनता है जिनकी कुर्बानी अक्सर समय के साथ भुला दी जाती है। और शायद यही वजह है कि 100 साल बाद मिली यह पहचान सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, बल्कि देर से मिला सम्मान है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या अग्निपथ योजना में रिटेंशन बढ़ाया जाना चाहिए? और क्या ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमारी भूली हुई विरासत को फिर से सामने लाने में मदद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।